अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाजरीन, पिछले हफ्ते आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला उस वक्त शुरू हो गया जब हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। उसके बाद ये जो एहतजाजी मुज़ाहिरे थे वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जो है वो मार्चेस शुरू हो गए और उन मार्चेस के साथ जब पुलिस का तसादुम हुआ तो उसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हलाक हो गया, जबकि 90 के करीब मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए। इन सब झड़पों के बाद जब यह काफ़िला आखिरकार मुजफ्फराबाद पहुंचा 13 मई को, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक 23 बिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। इसके अंदर वीट को भी सब्सिडाइज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट्स पे उन्होंने वो कर दी हैं। और इसी मामले में तो 14 मई तक जो जितने भी मुजाहिरीन थे इन्होंने कॉल ऑफ कर दिए प्रोटेस्ट, और उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि इनके जितने भी मुतालबात थे वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए। अब रही बात तो ये एक्सेप्टेंस की, लेकिन अब ये देखने बाकी है कि ये 23 बिलियन का ये पैकेज क्या ये आगे जाके इस कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं वो हल कर पाएगा। इसमें ये भी एक चीज़ देखने की है कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी ये मुश्तमिल थी वकला तंजीमों पर, मज़दूर तंजीमों पर, ताजर तंजीमों पर और तलबा तंजीमों पे, और कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की इसको सरपरस्ती हासिल नहीं थी, बल्कि कुछ जो कश्मीर की पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा थे, उन्होंने इस तहरीक के लीडर को काफ़ी ज़्यादा, इस तहरीक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और अब इस सारी जो तहरीक जो अब कंक्लूड हो गई है, इसके हवाले से बात करने के लिए और ये देखने के लिए कि जो अवामी मसाइल थे वो इस 23 अरब रुपए के पैकेज मिलने के बाद हल हो जाएंगे, और क्या ये जो पैकेज है इसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे आम पब्लिक तक, आम कश्मीरी तक पहुंच सकेगा। इस पर हमने दावत दी है जलालुद्दीन मुगल साहब को, जो कि कश्मीरी सहाफ़ी हैं, HRCP से भी वाबस्ता हैं और वो इस तहरीक से जुड़े मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन मुगल साहब राइट्स वॉच को टाइम देने का। अब थोड़ा सा हमें बता सकें कि ये जो तहरीक थी क्या ये अज खुद स्टार्ट हो गई या इसके पीछे के क्या बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा सा अगर आप उस पर हमें रोशनी डाल सकें। जी देखें, ये तहरीक जो है वो इसको इस मौजूदा स्टेज तक पहुंचने में कोई 1 साल का वक्त लगा है, और इस 1 साल के दौरान ये तहरीक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी है, और तब जाके ये इसको इतनी इस हद तक अवामी पज़ीराई हासिल हुई है। बुनियादी तौर पे ये है कि ये तहरीक ऐसे मुतालबात पर मुश्तमिल थी जो अवाम के दिलों के बहुत करीब हैं, और इसीलिए इसने 1 साल के अरसे में पज़ीराई हासिल की है। वरना कश्मीर में अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री को देखें तो उसमें तहरीक आज़ादी के अलावा बाकी जो तहरीकें हैं उनको इतनी बहुत जल्दी मकबूलियत नहीं मिली। तो ये आज से 1 साल पहले 8 मई 2023 को पहली दफ़ा जो है वो इस सिलसिले का जो पहला एहतजाज था वो हुआ था, और वो हमारा जो पुंछ डिवीज़न है कश्मीर का, उसके हेडक्वार्टर रावलाकोट में हुआ। और उस वक़्त जो लोगों का सबसे बुनियादी मुतालबा था वो आटे की कीमतों में जो अचानक से इज़ाफ़ा हुआ था, उसमें कमी का मुतालबा वो लोग कर रहे थे, और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें इस पे सब्सिडी दी जाए। तो ये आटे की तहरीक जो है वो अभी इस पे लोगों की नेगोशिएशन चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, कभी लॉकडाउन होता था, कभी पुंछ में सड़कें ब्लॉक होती थी, एक आध दफ़ा या 1-2 दफ़ा पुलिस के साथ क्लैशेस भी हुए, शटर डाउन भी हुआ, पहिया जाम भी हुआ। लेकिन ये है कि इस पे इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले। तो फिर सही। इसी दौरान में 8 जो है वो अगस्त में जो है वो बिजली की कीमतों में अचानक से जब इज़ाफ़ा हुआ, तो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से और ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से, दारुल हुकूमत से जो है वो एक नई तहरीक शुरू हुई, वो बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े के खिलाफ थी। तो आगे चल के ये दोनों तहरीकें जो है वो आपस में, इसमें फिर मीरपुर से भी लोग शामिल हो गए और बाकी जो है वो अज़ला के लोग, और अल्टीमेटली ये आहिस्ता-आहिस्ता सारे अज़ला पे जो है ना वो ये तहरीक फैल गई। और फिर जब जॉइंट एक्शन कमेटी का वजूद अमल में आया, ये 10 अज़ला में पहले जॉइंट एक्शन कमेटियाँ बनी, फिर उन एक्शन कमेटियों पे मुश्तमिल डिवीज़न की सतह पे जो है ना वो जॉइंट एक्शन कमेटियाँ बनी। तो फिर वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, वो इस तहरीक को आगे लेके चली है। और इस एहतजाज के दौरान गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात के कई दौर हुए हैं। हुकूमत की तरफ से एक वज़रा पर मुश्तमिल कोई 7
मुज़ाकरात किए और काफ़ी हद तक उस पे कंसेंसस भी हुआ। बिल आखिर जो है वो जाके 4 फरवरी को एक नोटिफिकेशन सामने आया हुकूमत की तरफ से, जिसमें जो उनके 10 मुतालबात थे, 10 में से 9 मुतालबात गवर्नमेंट ने मान लिए थे। लेकिन ये है कि वो मानना भी नोटिफिकेशन की हद तक ही रहा, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से फिर जो है वो कोई 1 महीना पहले जॉइंट एक्शन कमेटी ने दोबारा से 11 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। अच्छा जलालुद्दीन मुगल साहब, आप जो बता रहे हैं कि ये 1 साल से ये करीबन सिलसिला चल रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़रा से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एंड में जाके ये अभी 8 मई ऑनवर्ड्स ये ना वायलेंस में तो तब्दील हुआ है। अब ये वायलेंस ये एकदम से नहीं होता, लोगों के अंदर गुस्सा अगर एक वक्त काफ़ी वक्त तक अब बॉयल हो रहा है तो फिर वो इस तरीके से बाहर निकलता है। अब गवर्नमेंट ने इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए जो हैं, जो इसके ये लीडरान थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की थी। ये वाई इज़ इट कि जो गवर्नमेंट है वो जब भी इस किस्म की अवामी जो ये मुतालबात होते हैं उनको रिजॉल्व करने के बजाय ये इसको वायलेंस पे लेके आते हैं, और जब ये इतना नुकसान हो जाता है फिर जाके ये 23 अरब रुपए का है ना पैकेज अनाउंस करके जी मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये तहरीक जब से शुरू हुई है तो जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू से ही ये कहती रही है कि जी हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते, हम कोई टकराव नहीं चाहते, और हम इस पे किसी भी किस्म का कोई वायलेंस नहीं चाहते। इस तहरीक के इब्तदाई अरसे में भी वायलेंस हुआ, पुलिस के साथ तसादम हुआ, टकराव, वो इसी वजह से हुआ कि पुलिस ने या तो मुजाहिर कैंप जो है वो जबरदस्ती उखेड़ने की कोशिश की, या उनको किसी जगह से मार्च करने से रोकने की कोशिश की, या इस तहरीक के जो कायदीन थे उनको गिरफ्तार किया या उन पर टार्चर किया, तो उसके रिएक्शन में पुलिस के साथ तसादम हुआ। अभी भी जब ये लॉन्ग मार्च की काल सामने आई तो उसकी तरह उसके बाद से हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा इसको इररिस्पॉन्सिबली, मैं कहूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल का वर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए, कि बिहेव किया। और हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बजाय उन लोगों के साथ एंगेज करने के, पुलिस को जो है ना वो मशकें करवाना शुरू की, एंटी राइट्स की जो है ना वो ड्रिल्स करवाई मुख्तलिफ जगहों पे, और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल की, और वो सारा कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगर किसी ने हड़ताल की तो हम उससे जो है ना वो निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर जब हड़ताल की काल आ चुकी थी उससे 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा बयान जो है वो सोशल मीडिया पे सामने आया। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारे जो है वो सोशल मीडिया पे धमकियां लगा रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे और फलान जगह को बंद करेंगे, फलान जगह को बंद करेंगे, ये सोशल मीडिया पे तो कर सकते हैं, अमलन जो है ना वो ये आके इनके बुजुर्ग जो है वो बंद करेंगे इसको। तो ये एक मैसेज था कि वो किसी सूरत में ये हड़ताल नहीं कर सकते या हम उनको नहीं करने दें। तो इस पे रिएक्शन आया लोगों की तरफ से कि हम अपने जायज हुकूक की और जायज मुतालबात की बात कर रहे हैं, फिर हमें ताकत से दबाने की जो है वो कोशिश की जाती है, हमें इस तरह के मैसेजेस किए जाते हैं, और ये एक तरह का थ्रेट है कि जी हम नहीं करने देंगे ये हड़ताल। फिर दूसरा जो इसमें इसको फ्यूलिंग की, जो जो इसमें वायलेंस हुआ उसको जो फ्यूलिंग की, वो उससे इस हड़ताल की काल से कोई 3-4 दिन या 5 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत को लिखा गया एक खत सामने आया है, कि जिसमें इस हड़ताल के दौरान अमन अमा की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए पंजाब कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जो है ना वो उनसे हम्म। फोर्स मांगी थी कि हमें ये फोर्स दी जाए। तो ये नोटिफिकेशन या लेटर जब सामने आया तो उस पे पूरे जेके से और बाकी जगहों से भी एक रिएक्शन सामने आया कि ये गवर्नमेंट अगर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है तो ये गलत है, यस। और इस पे इसको कंडेम किया गया। लेकिन उसके बावजूद फिर गवर्नमेंट ने, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये वजाहत दी कि जी जो पंजाब कांस्टेबलरी है या फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, हम उसको इसलिए बुला रहे हैं कि यहाँ पे असास इंस्टॉलेशन हैं, आइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और उस पे गैर मुल्की जो है वो काम कर रहे हैं, गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, तो हम उनकी सिक्योरिटी के लिए इसको बुला रहे हैं, प्रोटेस्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक। हम्म। और फिर यह है कि ये भी एक रिएक्शन था। फिर जब हड़ताल से 1 दिन पहले 2 दिन पहले सॉरी, जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू होना था 11 मई को, तो 9 मई को 9 मई के दिन डुडियाल में कुछ इस तरह के वाकयात हुए कि उनका जो जॉइंट एक्शन कमेटी है कि उनका इल्ज़ाम है कि कई अरसे से वहाँ पे उनका एहतजाजी कैंप लगा हुआ था, उसको जाके पुलिस ने अखेड़ा, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की,
जो है हम्म। वो वहाँ पे जो लोग थे उन पे किसी मजिस्ट्रेट ने थप्पड़ मारा उसको, तो उस पे फिर ये है कि ये रिएक्शन आया और लोगों ने उस मजिस्ट्रेट पे भी तशद्दुद किया, उसकी गाड़ी को भी जलाया, उसको मारा और फिर एक वायलेंस का सिलसिला। जलाल मुग़ल साहब, आपने बिल्कुल एक हमें एक हिस्ट्री बताई है और एक स्ट्रिंग बताई है जो कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात और एक्शंस की थी। लेकिन एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी आया, जब उन्होंने एक टॉक शो में बैठ के ये हिंट किया कि इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या इंडिया की तरफ से भी कोई बात हो सकती है। अब इस तरह की मूवमेंट जो कि एक राइट्स मूवमेंट है जिसमें लोग दो बात कर रहे हैं कि हमें आटा सस्ता दे दो, हमें बिजली सस्ती दे दो, और जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। जब पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर को नेशनल सिक्योरिटी की लेंस से देखा जाता है उनके मामलात को, तो उसका बेसिकली आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों पर और इसकी कश्मीर की तहरीक पे क्या नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं? हम्म, देखिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो इस तरह की इल्जामात सुनने की आदत है। उनको तो हमेशा से जब भी जो है वो अपने राइट्स की बात करेंगे तो उन पे ये लेबल लगा दिया जाता है कि ये इंडिया के एजेंट है या इसके पीछे इंडिया है, और ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है क्योंकि इन कॉन्फ्लिक्ट जोन पे आप किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी से हमने बार बार ये बात पूछी है इन गुज़श्ता एक साल के दौरान, उनके कायदीन से मुतअद्दिद बार मैंने खुद भी इस पे सवालात उठाए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से और मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से इस तरह की जो है ना वो बातें सामने आ रही हैं कि इस तहरीक के पीछे कोई गैर मुल्की ताकत है। तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को पेश किया हुआ है उसके लिए, एहतसाब के लिए कि जी हम्म। हमारे पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है किसी के पास, हमें किसी भी कोर्ट में ले जाएं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। वैसे अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, वो चाहे कोई पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर हो, इवन आज मैंने बराह रास्त तो नहीं सुना लेकिन टीवी चैनल्स पे मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट इशू हुई है उसमें भी कुछ ऐसे अल्फाज मिले हैं कि जिन पे मैं एतराज़ कर सकता हूँ कि इस तहरीक में कुछ शरपसंद अनासर थे या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि देखें, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, एविडेंसेस देना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। गवर्नमेंट को, कम से कम गवर्नमेंट से तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो इस तरह के इल्ज़ामात बगैर किसी एविडेंस के लिए, हाँ, जिसके जिसके खिलाफ, जिस शख्स के खिलाफ एविडेंस मौजूद है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जॉइंट एक्शन कमेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो वो भी कहते थे कि भाई जिसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। वैसे आप इल्ज़ाम लगाते रहें, हमें इन इल्ज़ामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं। जलालुद्दीन साहब, ये जब ये इन्हीं इल्ज़ामों की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इल्ज़ाम लगाती है, जब ये सारा सिलसिला ये पीक पे पहुंच रहा था तो ये इसको इंडियन एजेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की और फिर फ़ौरन ही दूसरे दिन मुज़ाकरात भी हो गए और डिमांड्स भी एक्सेप्ट कर लिए। अब नेशनल सिक्योरिटी तो ज़ाहिर सी बात है, इस पूरे ये जो ये टाइमलाइन इवेंट्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की सेंस ही नहीं बनती कि फिर व्हाई वुड यू हैव नेगोशिएशंस विद सपोज्ड इंडियन एजेंट्स। मगर इसके अलावा भी आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो इंडिया है वो किस तरीके से इस इशू को लेवरेज कर सकती है विद रिगार्ड्स टू इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? इंडिया ने तो इस सारी तहरीक के दौरान अपनी मर्जी का जिस हद तक वो प्रोपेगेंडा कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ पे वायलेंस की फुटेज को इस्तेमाल किया, उन्होंने यहाँ पे नारों की फुटेज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस्तेमाल किया, उन्होंने जो वो लोगों की जो स्पीचेस थी उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये तो उसने करना था। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास जब एक साल का टाइम था, एक साल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा नेगोशिएशन हुई, कंक्लूजन पे पहुंचे, एग्रीमेंट हुए, रिटर्न एग्रीमेंट हुए जिन पे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साइन हैं, और फिर 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने अपना एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि ये हम 9 मुतालबात सिवाय बिजली की कीमत में कमी के बाकी सारे मुतालबात आपके मानते हैं। हम्म। हमें इन पे अमल दरामद के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। आप हमें 31 मार्च तक हमें टाइम दें, हम इस पे अमल दरामद करेंगे। ठीक है ना? 31 मार्च तक का टाइम गुजरने के बाद भी उनमें से किसी एक मुतालबे, 9 माने हुए मुतालबात में से किसी एक मुतालबे पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर दोबारा जो है वो इस पे काल बड़ी। और इनमें से कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिसको आप ये कह सकें कि ये नाजायज मुतालबा है। अब जब ये मुतालबात पूरे हो चुके हैं, ये तहरीक खत्म हो चुकी है, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कल अपने
उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ये एक्सेप्ट किया कि जी ये तो सारे जायज़ मुतालबात हैं और मैं खुद इन पे बात करता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करता रहा हूँ, मैं जो है ना वो इनको बिल्कुल जायज़ जो है वो समझता हूँ। बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इस सारे सिनेरियो में इररेलेवेंट रही है, क्योंकि लोगों ने किसी को इनमें से जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको किसी को करीब नहीं आने दिया इस तहरीक के, क्योंकि उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हुई तो ये तहरीक पोलिटिसाइज हो जाएगी और हम्म। इसको कोई ना कोई हाईजैक कर लेगा। तो इसमें मतलब किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने करीब नहीं आने दिया। अब वो भी मानते हैं कि जी ये मुतालबात तो जायज़ थे, तरीकाकार शायद गलत हो सकता है लेकिन मुतालबात तो बिल्कुल जायज़ थे और ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, इस पे होना चाहिए। बल्कि इससे आगे बढ़ के और मुतालबात भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब तो सारे मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जायज़ थी। अच्छा जलाल साहब, जिस तरह आपने कहा कि अब सारे मान रहे हैं कि ये सारी बातें जायज़ थी, लेकिन इस तहरीक की कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज नहीं थी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब हुकूमत ने वादे किए हैं, 23 अरब की ग्रांट भी दे दी है, जो रिलीफ था वो अब नीचे तक पहुंचेगा और ये कंटिन्यू करेगा? ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए चीज़ हो और उसके बाद देख के फिर वही कीमतें अगर वापस रिवाइज़ हो जाएं, गिवन कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो अपनी वीट को प्रोक्योर भी नहीं कर रहा। वीट की आपको पता है कि कीमतों का पंजाब से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है AJK का। तो ये जो तहरीक है इसके जो आप समझते हैं कि इसने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं या ये अभी आगे मज़ीद चल सकती है, और जो पैकेज दिया गया है वो काफ़ी है, या अभी इज़ इट टू लिटिल और टू लेट? ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये 23 अरब रुपए की ग्रांट जो है ये एक अब इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये वन टाइम ग्रांट है या ये एनुअली मिलती रहेगी। अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और यही शुरू में जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान सामने आया था तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इस पे यही कहा था कि ये हम इसको एवेल्युएट करेंगे कि क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये हमें कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए। हम अपने जो जो राइट्स हैं या जो हमारी डिमांड्स हैं उनका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल के लिए आटे पे सब्सिडी चाहिए और 1 साल के बाद हमें अचानक से फिर जो है वो दुगना कीमतें पड़ जाए जो है वो पे करनी है और फिर से हमें एहतजाज पे जाना है, या हमें 1 साल के लिए बिजली पे जो है वो सब्सिडी चाहिए और उसके बाद हमें फिर उस पे हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों की तरफ से हैं, अभी कंसर्न्स हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ और अगर मैं मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अगर टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ और अगले साल फिर इस तरह का कोई जो है वो सिचुएशन सामने आती है तो डेफिनेटली फिर ये होगा कि इससे बड़ी भी कोई तहरीक हो सकती है आज़ाद कश्मीर में। जलाल साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा अहमद फरहाद के मुतालिक होगा, क्योंकि वो भी कश्मीरी ओरिजिन के हैं और उनका इस तहरीक में बड़ा किरदार था। तहरीक की कामयाबी के फ़ौरन बाद उनका गायब हो जाना, इससे इस तहरीक के जो बाकी लोग हैं और ख़ास तौर पे जो कश्मीरी यूथ है वो इसको किस तरह से लेगी, उनके लिए मैसेज क्या है ये? किसी भी शहरी का, वो अहमद फरहाद हो या कोई भी दूसरे शहरी हो, किसी भी शहरी का मावराए कानून लापता हो जाना ये तशवीशनाक है और अफसोसनाक है और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, वो कश्मीर का कोई शहरी हो, वो पाकिस्तान के किसी सूबे का कोई शहरी हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अहमद फरहाद ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस है, उसके उसको अदालत में पेश करके उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि कोई कश्मीरी होने की बिना पर मावराए कानून है और उसको वो हक हासिल है कि वो जो चाहे करता फिरे। लेकिन किसी इदारे को या किसी गवर्नमेंट को या किसी फर्द को ये भी हक हासिल नहीं है कि मावराए कानून किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ लापता करे। तो ये मतलब एक तशवीशनाक है। ये जिस तरह पाकिस्तान में लोगों के लिए तशवीशनाक है, कश्मीरियों के लिए भी ऐसे ही तशवीशनाक है और ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन मुग़ल साहब voicepicker.net से बात करने का, और जो आज़ाद कश्मीर की जो मूवमेंट थी इसके हवाले से जो इसके डायनामिक्स थे वो आप हमें बता रहे थे। असरा, ये अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट रही पाकिस्तान में, और काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि बिल्कुल अवामी नौइयत की एक जो मूवमेंट है वो कामयाब हुई है, जिसको कोई किसी किस्म की सियासी बैकिंग हासिल नहीं थी। और ये आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते से उठना एक बड़ी बात है, क्योंकि
और उसकी एक वजह शायद ये है कि ये एक लोगों के अंदर चीज़ तो काफ़ी अरसे से मौजूद थी, लेकिन क्योंकि वही हमारा जो तस्करा रहता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो शायद इन पेरिफेरीज़ के एरियाज़ को उस तरह से हाईलाइट में नहीं लेकर आता, उन पे रोशनी नहीं डालता, उनके मसाइल को उजागर नहीं करता, और फिर हमें एकदम लगता है कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी तहरीक कहाँ से आ गई। मीडिया जो है वो रोशनी डाल वो ये डालता, ये बात नहीं कि वो नहीं डालता, वो डाल नहीं सकता। एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है यहाँ पर भी, लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन यू सेट के ये एक सक्सेस था, हाँ ठीक है, आवाम की तरफ से एक सक्सेस तो होगा ये कि ये एक बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी, सब खड़े हुए अपने हक़ के लिए, और वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 100% अपने हक़ है वो गवर्नमेंट से लेके ही रखे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं लगता कि ये जब सब कुछ ये मामला हुआ है, अब नाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट एनी मॉरल हाई ग्राउंड इट हैड ओवर द कश्मीर इशू? अच्छा, मैं क्योंकि आपने देखा, मेरा एक चीज़ है कि हमें जो आज़ाद कश्मीर हो गया या गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इधर दोनों में हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो वहाँ के हकूक़ के हवाले से, जो पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें उनको जो नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस खित्ते में करोड़ों लोग बसते हैं जिनकी ज़रूरियात हैं, जिनकी आइनी ज़रूरियात हैं, जिनकी पॉलिटिकल ज़रूरियात हैं, जिनको पूरा करने की। अगर हम इसको उस लेंस से देखना शुरू कर देंगे कि जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला लेंस है, वो हकीकत, ज़मीनी हकीकत अपनी जगह मौजूद रहती है, लेकिन ये जो लोग बात करें, जो लोग आटे की बात करें, जो लोग बिजली की बात कर रहे हैं, उनके लिए शायद जिस घर में आटा ना हो या जिस घर में बिजली ना हो, उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो सरहद के इस पार की हुकूमत के ज़ेर असर है या सरहद की उस पार की हुकूमत के ज़ेर असर है। तो उस चीज़ को हमारे जो हमने देखा है, जो इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए कुछ जो हुकूमत में जो लोग थे, वो भी उसको उस तरह से लिंक करने की कोशिश करते, जबकि ये मूवमेंट जो थी वो लोगों के बहुत ही ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से थी। पहले ये बुनियादी ज़रूरियात को हुकूमत को बात करनी चाहिए, फिर उनको किसी भी किस्म की, अगर आपने लिंक करना है तो आप लिंक करें, लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक मेरे ख्याल में वो लिंक करना गलत है, क्योंकि लोगों की बात उस तरह से थी नहीं। नहीं, देखिए, लिंक करने का मकसद ही यही है। वही बात है कि आप अब जो हैं एक सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर पाकिस्तान की एवरी एस्पेक्ट, योर इंस्टीट्यूशंस, आपकी नैरेटिव, एवरीथिंग इज़ बिल्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस फ्रॉम एनिमीज़ ऑल अराउंड यू। अब जब यहाँ पर आवाम भी आम आदमी खड़ा उठता है, तो आप उसको लिंक कर देते हैं कि जी ये कि डिफेंस इशू है। अब जैसे लेट से कि अच्छा हम लोग ये इन स्पेशल जोन से भी निकल जाए हैं, जो हम लोग अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनकी भी बात करें, वो भी आम आदमी अपने हक़ के लिए खड़ा होता है, तो जी उसको लिंक कर दिया जाता है कि जी ये फॉरेन हैं या फिर इनके है ना वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जो फिर सोसाइटी में भी परमिएट करता है, एक हेट्रेड डेवलप हुई हुई होती है। अभी रिसेंटली NC द नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक वो रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने अहमदिया कम्युनिटी के ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग सी की है, और ये फैक्ट फाइंडिंग तब सामने आई जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे थे, एंड दीज वर्ल्ड रिपोर्ट्स के स्टेट की तरफ से एक वायलेंस आ रहा था, बट एक स्टेट का इनएक्शन नज़र आ रहा था, जिसके अंदर जो आम आदमी है वो अहमदिया कम्युनिटी को किस हद तक टारगेट कर रहा है। बिल्कुल असरा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जो NCHR की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है अहमदिया कम्युनिटी की परसिक्यूशन के हवाले से, वो आई ओपनिंग तो है, लेकिन उसके साथ ही ये अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट इसलिए है कि किसी भी हुकूमती इदारे ने हुकूमती सतह पर अहमदिया कम्युनिटी की परसिक्यूशन होने का एतराफ़ किया है, और उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को रेकमेंडेशंस भी दी हैं। और इसी रिपोर्ट के जो जुज़ियात हैं, उसी रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमने मदऊ किया है, एक राइट्स एक्टिविस्ट हैं, HRCP से मुंसलिक हैं, राबिया महमूद साहिबा को। बहुत शुक्रिया राबिया महमूद साहिबा टाइम देने का वॉइस पीके को और राइट्स वॉच को। बेसिकली इस रिपोर्ट के हवाले से जो मेरा आपसे पहला और बुनियादी सवाल है वो यही कि कितना सिग्निफिकेंट है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट जारी करना अहमदिया कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में इससे पहले कभी इस सतह पे एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई हुकूमती सतह पे कि अहमदिया कम्युनिटी की जो परसिक्यूशन हो रही है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
जो जहां तक इस एनसीएचआर का रिकॉर्ड पे आने का सवाल है, तो ये एक तो कमेंडेबल है यकीनन, क्योंकि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जर्नलिस्ट भी, कम्युनिटीज खुद से भी, और जो लोग उनके ऊपर काम करते हैं, जर्नलिस्ट हो, रिसर्चर्स हो या सिविल सोसाइटी हो, वो काफी इंक्रीजिंगली खतरनाक एक इन्वायरमेंट है। अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, मैं बहुत सोच समझ के मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो उसमें एक गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी, चाहे वो ऑटोनमस ही है, उसका इस तरह से सामने आना और रिकॉर्ड पे चीजें लेके आना, इट्स अ बिग डील। और रिपोर्ट मैंने देखी भी है, वो चाहे एक बेसिक डॉक्यूमेंट ही है, उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं जो कि अगर कोई पढ़े तो उसके लिए काफी ज्यादा इशारे हैं उसके अंदर। और रिपोर्ट इस तरह की डॉक्यूमेंट जब एक नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, जो एनएचआरआई जिसको कहते हैं, क्योंकि एनसीएचआर वही है, वो जब लेकर आता है, तो आपकी जितनी भी इंटरनेशनल, जो आपकी चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या दूसरी हुकूमतें हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे जीएसपी प्लस के सिलसिले में ईयू के साथ हैं या किसी और गवर्नमेंट के भी साथ आपका बायलैटरल कोई एग्रीमेंट होता है, तो अक्सर उसमें ह्यूमन राइट्स कंप्लायंसेस की बात होती है। तो अगर एक ऐसा इदारा जो है, गवर्नमेंट लिंक्ड बॉडी, एक डॉक्यूमेंट करती है इस तरह की एक चीज को, तो जहां सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और परसिक्यूटेड ग्रुप्स की बात इंपॉर्टेंट होती है, और रिपोर्टेड जो इंसिडेंट्स होते हैं जो जर्नलिस्ट ने किए होते हैं, उनकी एक वैल्यू है, उस तरह से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इट्स कमिंग ऑन रिकॉर्ड इन अ डिफरेंट वे। और दूसरी बात ये कि अब हम खुद जानते हैं, इतने सालों से मैंने खुद देखा है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो खुद से एंगेज करने की कोशिश करते हैं उनके साथ, अगर कोई ज्यादती हो या, तो अहमदिया जो जमात है वो भी करती आई है, क्रिश्चियन ग्रुप्स भी करते हैं। दे ट्राई एंड कम्युनिकेट टू रेलेवेंट अथॉरिटीज वेरी रेगुलरली, मगर उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर आता है तो इतना इस तरह नहीं आता कि पब्लिक हो, ठीक है। तो ये जो इस तरह की एक्नॉलेजमेंट है इस रिपोर्ट के जरिए जो एनसीएचआर ने की है, वो इट्स कमेंडेबल एंड इट शुड बी लुक्ड एट एज एन इम्पोर्टेंट एंड स्टेप, एंड आल्सो अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सही। ठीक है। अच्छा मिस राबिया, हम लोग जब ये खुद ही रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो एक इंटरेस्टिंगली हम लोग ने नोट किया था कि इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की तो बात की जा रही थी, बट बाय नेम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, जो रिपोर्ट है उसने नहीं इंक्लूड किया। अब इट इज़ अ नोन फैक्ट कि जैसे डस्का का मेंशन किया हुआ था कि एक ओपन कॉल दी गई थी कि ये मिनरेट्स गिराएंगे जो ये जितने भी अहमदिया वर्शिप प्लेसेस के ऊपर है। अब इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जो टीएलपी है यही ये कॉल्स दे चुकी है। इनका एक पूरी एक मूवमेंट सी चली थी, जहलम से स्टार्ट करके वो कहते थे कि हम लोग जितने भी अहमदिया वर्शिप प्लेसेस हमारे रास्ते में आएंगे हम लोग इनको गिराएंगे। तो व्हाट इज़ इट अबाउट द टीएलपी कि गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो उनका नाम लेने से कतराती हैं? वेल एक बात तो ये कि टीएलपी जो है वो सिर्फ पिछले 1-1.5 साल से, आपने अच्छा किया डस्का का मिसाल दिया है एक एविडेंस के साथ, मगर पिछले जब से इनका बहुत सालों से, क्या डेफिनेटली सिंस 2017, जब से ये मारज़े वजूद में आए हैं ज्यादा ऑफिशियली, और बाद में 2018 में जब एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने रजिस्टर किया, बिकॉज टीएलपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? वी कीप फॉरगेटिंग, आई मीन वी रिमेंबर इट, बट वी ऑल्सो see them as an extremist sectarian group outfit, मगर it's a registered political party, you know. So जो तब से लेके अब तक जो मुतअद्दिद वाक़यात हैं अहमदिया जमात को टारगेट करने वाले, और बहुत ज़्यादा जो क्रिश्चियंस ग्रुप को भी जो टारगेट, उनकी भी टारगेटिंग हुई है, और जो मॉब वायलेंस होती है, और उसमें ओवरवेलमिंगली टीएलपी ही का हाथ है, इस तरह से कि वो जो सारी कैंपेन होती है इलाके में, जो लोगों को इंसाइट किया जाता है इश्ताल अंगेजी और वायलेंस के ऊपर भी, और नफरत के जो वाकयात हैं, वो उसके पीछे टीएलपी का कनेक्शन है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे पहले टीएलपी नहीं थी, यू नो, ये खत्म नबूवत के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते थे और डिफरेंट कलेक्टिव्स होते थे, तो इट्स टीएलपी। सो टीएलपी से लोग क्यों कतराते हैं? इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये, आपको पता है कि जिस तरह से ये बनी थी 2017 में, 16 से शुरू हुआ था, जो इनकी पूरी एग्जिस्टेंस है, जैसे इनको जिसको मैं प्रोजेक्ट टीएलपी कहती हूँ, कि इसको जिसने डिजाइन किया और जिन्होंने इसको एक क्या कहते हैं तकवीयत बख्शी, वो सारा तरीका ही ये है कि दे हैव दिस स्ट्रीट पावर एंड दे आर फियरलेस व्हेन इट कम्स टू इंस्टिगेटिंग अगेंस्ट एनी ग्रुप। और जड़ावाला से भी उनका ताल्लुक है, आपको पता है जड़ावाला में जो क्रिश्चियन चर्चेस पे अटैक हुआ है।
अब एनसीएचआर ने यकीनन, देखें एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर मैं एडवोकेसी की और कैंपेन की पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसी तरह से बात करेंगे जैसे एचआरसीपी बात करती है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट राइट्स मॉनिटर है, या और लोग जो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो करेंगे। एचआरसीपी की अभी एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसको मैंने उनके साथ कोलैबोरेट करके उन पर लिखा था, तो वी एक्सटेंसिवली फोकस्ड ऑन ग्रुप्स जो कि परपेट्रेटर्स थे। मैं तो इसमें एनसीएचआर की पीस में यही देख के मुझे जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ही का लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हूँ कि दे हैव स्पोकन अबाउट परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, एंड उन्होंने बात की है कि इनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो है उनको पुलिस को इन केसेस को देखना चाहिए, और जो लोग करते हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सो दे हैव टच्ड अपॉन इट, मगर ऑफ कोर्स नाम नहीं लिया क्योंकि ये भी गवर्नमेंट से लिंक्ड है और वो भी जो है वो हुकूमतों से लिंक्ड हैं। अच्छा, ये आप रिकमेंडेशंस पे बात कर रही हैं, जो लास्ट रिकमेंडेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल हेट स्पीच अगेंस्ट अहमदीज ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑन सोशल मीडिया। और ये एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा उससे वो की जाती है कि मतलब समझा जाता है कि ये करेंगे तो इसका बहुत सवाब की नीयत से लोग करते हैं इस चीज़ को। तो नॉट ऑन दी सोशल मीडिया बट इवन इन द पब्लिक प्लेसेस आप समझ सकते हैं कि दुकानों पे किस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। लेकिन मसला इसमें यह है कि इसमें जो जिस गवर्नमेंट को कहा जा रहा है उसमें अगर आप देखें तो पुलिस कुछ केसेस में ख़ुद इन्वॉल्व होती है और वो मॉब को असिस्ट करती है। अगर कुछ मामलात में अगर वर्शिप प्लेसेस हैं या इवन के जो ग्रेव्स हैं उनको उनकी डेसिक्रेशन के लिए, तो इस हवाले से इस रिपोर्ट्स के अगर हम उससे बाहर निकल के एम्बिट से बाहर निकल के बात करें तो करने की क्या ज़रूरत है। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हुई है, लेकिन पुलिस को सेंसिटाइज करने के हवाले से हमने देखा है कि कभी इस इशू पे हमने कभी कोई ट्रेनिंग्स पुलिस की नहीं होते देखी, इवन के एनजीओज़ की तरफ से भी नहीं होती देखी। तो इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? ये थोड़ा इस पे हम पुलिस रिफॉर्म के ऊपर या पुलिस की जो सेंसिटाइजेशन है पुलिस की या प्रोसिक्यूशन की, ठीक है, उसकी भी सेंसिटाइजेशन है, या जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं उनकी, उसके ऊपर हम बहुत देर बात कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ये ठीक एग्जांपल दिए। अभी पिछले कुछ ही महीनों में हमने देखा है कि डिस्का के ही इलाके में सियालकोट के पास ही था जिसमें पुलिस जो है खुद जाके कदबे तोड़ रही है, और पुलिस आज से नहीं तोड़ रही है या मिनारेट्स नहीं गिरा रही है, ये 2012, 13, 11, 10 से जो है पुलिस इस तरह की चीजों में शामिल है। वो इस वजह से क्योंकि लॉ जो है जो उसकी जो 298 एबीसी की जो इंटरप्रिटेशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की हमारे पास जो है वो जजमेंट्स हैं जिनको देख के अगर ट्रेनिंग बेहतर हो तो आप उसकी बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगी, मगर यकीनन वो उसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं और इंटरप्रेट करके तो दे गो अहेड, और उसमें आपको लगता है सिर्फ पुलिस की क्या, जो कमिश्नर थे या गालिबन असिस्टेंट कमिश्नर थे, अब आई एम मिक्सिंग हिज डेजिग्नेशन, ये जो सियालकोट के इलाके में वो वीडियो में हमने देखा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे। देयर वाज एविडेंस ऑफ जो कि कब्रों के ऊपर को डेसिक्रेट किया गया था अहमदिया जमात की। सो ये बात नहीं है कि जहां तक मैं ये समझती हूँ इस बात को कि सेंसिटाइजेशन या इस तरह के कोर्सेज नहीं हुए, इस तरह के कोर्सेज हो चुके हैं, इस तरह की सेंसिटाइजेशन हो चुकी है, और इस तरह के मेजर्स जो हैं वो पहली पुरानी हुकूमतें ले चुकी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमतों के भी बहुत मसाइल हैं। अगर आप अब हेट स्पीच की बात करें सोशल मीडिया और पब्लिक स्पेसेस और मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो चीफ मिनिस्टर्स हस्बैंड जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वो कहीं पे बात कर रहे थे और उन्होंने एक इंतहाई खतरनाक झूठ बोला अहमदिया कम्युनिटी से जुड़ा हुआ और इसराइल से जुड़ा हुआ, और वो बात मैं रिपीट नहीं करना चाहती, मगर वो पहली मर्तबा नहीं है, वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, और आपके पॉलिटिशियंस हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरह की बातें कर चुके हैं, और सोशल मीडिया पे तो फिर एक 79,000 सब्सक्राइबर का एक यूट्यूब चैनल है, वो उसका मकसद ही है डिनाउंस करना इस ग्रुप को। उनकी फिर एक कैंपेन उन्होंने शुरू की हुई है QAU से जुड़ी हुई। वीव सीन के TLP जो है खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल कर चुकी है। अगर मैं बताऊं तो लास्ट ईयर मैंने एक ट्वीट की थी, तो उसके जवाब में आकर एक TLP अकाउंट ने कहा कि हमारी नेक्स्ट टारगेट जो है अहमदिया वर्शिप प्लेसेस में से, या जो भी हमारा जो साइट होगी जहाँ पे हम अटैक करेंगे वो ये इलाका है, ठीक है। और आप देखिए कि अगले 1
1-2 महीने में उस अकाउंट ने जो ट्वीट की थी इट वाज एक्यूरेट और वो इलाका जो था उसको टारगेट किया गया, राइट? सो सेंसिटाइजेशन हो चुकी है। ऑफ कोर्स मजीद सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, मगर वही वाली बात के जो काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म पे लोग बात करते हैं, जब नैप हुआ था 2014 के बाद, जब सारे नैप के अराउंड, उसमें भी अहमदिया के पीछे पड़ गए थे, उनकी किताबों की पब्लिकेशन रोक दी गई थी, मगर उस वक्त कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे कि पब्लिक में हमने देखा कि जो हेट स्पीच वाले जो बैनर्स थे वो उतार दिए, राइट? वो तो एक और बात है कि वो टीएलपी का सिलसिला शुरू हो गया, तो मैं लाहौर की एग्जांपल दे रही हूँ आपको सिर्फ, तो फिर से जो है ये सब कुछ बहुत विजिबल हो गया। मगर उस वक्त कुछ स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने, जैसे अक्सर वो लाउड स्पीकर के यूज पे ले लेते हैं, मगर इट्स अ वेरी, इट नीड्स रियासत की तरफ से एक बहुत ज्यादा एक्टिव ये डिसीजन लेना कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और रियासत में सिर्फ एक हुकूमत नहीं आती, एक सूबे की हुकूमत नहीं आती, उसमें जुडिशरी भी शामिल है और उसमें आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ एक्टर्स हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि देव बीन इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग सच सर्कमस्टांसेस, क्योंकि टीएलपी उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है जो कि मैं और आप जानते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड से व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग फिर वही वाली बात कि सिर्फ एसएचओ की होनी जरूरी नहीं है और डीपीओ की होनी ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स उनको भी ये तसल्ली देनी जरूरी है कि यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर मॉब आता है तो जैसे हमने कुछ में देखा कि दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो उसके अलावा जो है वो उसमें जो आपकी प्रोसिक्यूशन और जजेस और वो सब का भी जो है एक शामिल है, और उन लोगों को भी फर्दर सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और मे बी दे नीड अनदर क्रैश कोर्स ऑन दीज इश्यूज। मगर जो वही वाली इशू आ जाती है कि जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन का मसला है। अगर आप मंसूर अली शाह की ही वो देख लें, क्या कहते हैं, जो जजमेंट थी 2 साल पहले की, उसी को देख के आप समझ लें कि किस तरह से इंटरप्रेट करना है। मगर वो आप एसएचओ से तो मेरे ख्याल में डीपीओ एसपी लेवल के बंदे से भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि उन्होंने भी कभी पढ़ी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया महमूद साहिबा। आप बात कर रही थी जो कि एनसीएचआर की रिपोर्ट आई है अहमदिया कम्युनिटी के हवाले से, उस पर आपका राइट्स वॉच को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आज के राइट्स वॉच के प्रोग्राम में हम लोग ने आपके सामने 2 बड़े अहम मसाइल पेश किया, और उनमें से एक जो ये आज हमारा जो ये आखिरी टॉपिक था, ये अहमदिया कम्युनिटी के साथ जो ये ज़्यादतियाँ और ये अप्रेशन जो चल रही है। अब इससे हवाले अभी हमारे पास जो ये रिपोर्ट आई है, जैसे आपने राबिया महमूद साहिबा का अभी ये इंटरव्यू हम लोगों ने किया है, तो वो कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, लेकिन वही बात है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी अभी कर रही है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अभी भी इसमें से मिसिंग है। अगर ये खुद ही रिपोर्ट कोई आम शहरी पढ़े तो उसको यही अंदाज़ा होता है कि ये इसकी एक ही सोर्स है जहाँ से ये सारी बातें निकल आ रही हैं। आखिरकार इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई स्टेटिस्टिक है, ना कोई रिपोर्ट तैयार है, ना कोई इनकी तरफ से एक एफ़र्ट नज़र आ रही है जिसके अंदर अहमदिया कम्युनिटी की प्रोटेक्शन या लीगल उनके लिए रिकोर्स है वो अवेलेबल नज़र आ रही है। अब इसी साथ साथ में HRCP का ये स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी निकला है, उसके अंदर भी अहमदिया कम्युनिटी के साथ जो ये हो रहा है उसके ऊपर भी ये राइट शाया की गई है। अब ये रिपोर्ट देखने के बाद ये और भी ज़्यादा वाज़ेह होता है कि किस तरीके से ये जो कम्युनिटी है ये पाकिस्तान में अंडर थ्रेट है। अब ये देखना बाकी है क्या जो नया साल है हम लोग मज़ीद ये इन नंबर्स में इजाफा देखते नज़र आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम और हमारे टॉपिक्स पसंद आए होंगे। इस तरह की मज़ीद गुफ्तगू को सुनने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।